वर्किंग वुमेन या फिर एक हाउसवाइफ कैसे करे सुबह तैयारी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अपनी हैबिट में रिवीजन को लाना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ रहा है तो उसके लिए 5-10 मिनट का ब्रेक तो बनता ही है, ताकि हमारा माइंड जो है ओवर सैचुरेट ना करे। देखिए, करना पॉसिबल है। आप चट्टान काटना चाहो काट तो सकते हो, पर 4 लोग के साथ मिलके काटोगे तो आसान रहेगा ना, क्योंकि हम कोई ठेकेदार नहीं है इन समाज की रीतियों के, है ना। अगर मैं हूँ तो मैन भी उतना इक्वली है। और ये जो डेवलपमेंट हो रही है औरतों के लिए हो रहा है, आदमी तो बेचारे नंगे पत्थरों पे सो जाएं, है ना। तो अगर ये डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है विमेन के लिए, तो क्यों ना यूज़ करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ होम साइंस फैकल्टी टेक्स्ट बुक में, एंड मेरे साथ है योगिता मैम जो एक मैनेजमेंट की फैकल्टी हैं। सो आज हम एक बहुत बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट वुमेन स्ट्रगल, कि किस तरीके से वुमेन्स के स्ट्रगल, उनके चैलेंजेस रहे हैं। और किसी भी महिला, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या फिर वो एक वर्किंग वुमेन हो, उन्होंने कितने चैलेंजेस को फेस करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया है। यहाँ पर ना सिर्फ हम एक यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक वुमेन स्ट्रगल करती है, बिकॉज बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ गर्ल इज नॉट एन ईजी टास्क, और बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आज योगिता मैम है मेरे साथ, हम इस सवाल का जवाब योगिता मैम से भी जानेंगे, क्योंकि अक्सर सभी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल रहता है कि किस तरीके से एक हाउसवाइफ रहकर या एक वर्किंग वुमेन रहकर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। और स्ट्रगल की सक्सेस स्टोरीज हम सब ने सुनी है बहुत सारी, वैसे ही कुछ मेरी भी स्टोरी रही है कि जब भी हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। और एक चैलेंज तो मुझे भी अपना याद है कि जब कोविड टाइम चल रहा था, उस टाइम पे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन, और साथ साथ यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन चल रही थी। बट उस टाइम पे कोविड की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस मैंने भी फेस करे हैं कि किस तरीके से कोविड टाइम में मैंने उनको फेस करा, और वहाँ से निकलकर एक यूजीसी नेट एग्जाम को, जेआरएफ को क्रैक करा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की भी मेरे 2 लेवल क्लियर हुए। तो सभी की सक्सेस स्टोरीज अलग अलग है मैम, और आई होप आपकी भी अपने कुछ स्ट्रगल स्टोरीज रही होंगी। तो मैम, आपने किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी और कैसे आपने स्ट्रगल्स को फेस करा? मैम, कहते हैं ना कि बात बहुत आम है, बात बहुत बेसिक है, बट बोलते हैं ना कि माँ को कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो ये माँ को जो छुट्टी नहीं मिलती, ये बात लगती सुनने में बहुत अच्छी है कि माँ कितनी नर्चरिंग है, कितनी वैल्यूएबल है, बट कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ये बहुत बर्डन कैरी करती है अपने साथ में। आप इतना मेंटल एग्जॉशन हो जाता है एक विमेन का, एक फिजिकल एग्जॉशन हो जाता है, उसे अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी कभी वो फैमिली से बहुत पीड़ित है, तो और कभी कभी वो खुश रहती है, पर उसका जो नेचर होता है, बाय नेचर वो इतनी नर्चरिंग होती है कि उसको लगता है नहीं, मुझे 10 लोगों के लिए और काम करना है। एंड कहीं ना कहीं वो 10 लोगों वाला नोशन वो अपने साथ बर्डन को कैरी करती है और अपनी ड्रीम्स को, अपने ख्वाब को कहीं ना कहीं दबा देती है। अगर आप मेरी स्ट्रगल की बात करी तो आई थिंक मेरे लिए तो हर दिन एक स्ट्रगल मुझे लगता है, और आई थिंक वो विमेन और मेन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, स्ट्रगल हर इंसान के लिए है ना। तो हर दिन एक स्ट्रगल है, आप कैसे उठते हैं, हर दिन आप कैसे पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ती थी तो सोचती थी किस तरीके से और बेहतर करूं, जब मैं पढ़ चुकी हूं और पढ़ा रही हूं तो मुझे लगता है कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम क्रैक करा दूं। तो आई थिंक स्ट्रगल्स तो मैम भिन्न है। हम बात करते हैं नेट के, आई थिंक पेपर 1 में भी, कि इंसान इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ पैदा हुआ है और हर इंसान में एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो सबका स्ट्रगल अलग है। और जब हम आज बात कर रहे हैं हाउस वाइफ की और वर्किंग वुमेन की, तो उनके डिफरेंसेस को अगर हम देखें तो आई थिंक हम लोग गिन नहीं पाएंगे और वो मतलब ख़त्म नहीं होंगे कभी। हम स्टार्टिंग से ही एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जो मतलब जवाब है ये किसी के पास नहीं है, क्योंकि आजकल तो खैर फिर भी इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है, पर पहले के समय में वुमेन्स का बहुत स्ट्रगल रहा है, और फिर भी उन्होंने इतने चैलेंजेस, इतने स्ट्रगल को फेस करके अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करी। और ऐसे बहुत सारे किस्से भी हमने सुने हैं, जैसे हाल ही में मैंने अभी सुनीता विलियम्स की एक वीडियो बनाई थी, आई गेस आपने देखा भी होगा सबने, जिन्होंने 9 मंथ स्पेस में रह के अपना सर्वाइवल पूरा करा और एक बहुत अच्छे इंडिपेंडेंसी को मतलब बोलते हैं ना एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से एक वुमेन इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकती है। तो स्ट्रगल्स तो सबके अपने हैं ही, बट एक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। तो जो भी मोटिवेशन है, मेरे लिए तो एक मोटिवेशन है कि सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, कि जब भी हमें बहुत डीमोटिवेशन फील होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ तक हमारे इतनी मेहनत करके हमें यहाँ तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो सबसे मेन मोटिवेशन तो मेरे लिए वही रहता है। और मैम, अगर आप
मुझसे पूछोगे मोटिवेशन या स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो सबसे पहले मोटिवेशन रहने के लिए तो हमें अपने गोल्स को एकदम क्लियर सेट करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, भले ही वो यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स जब हम बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूजीसी नेट स्टूडेंट की बात करूं, अभी हमारा जो फोकस है मेन वो है वर्किंग विमेन पे या फिर जो हाउसवाइफ है उन पर। तो जो भी हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन है, उनके पास ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि उनको घर का काम भी करना पड़ता है और साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और जो जॉब वगैरह पे जाती हूँ, ऑफिस वगैरह में जाती हूँ, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली वो ऑफिस में इतना थक कर आती है कि उनके पास समय नहीं होता पढ़ाई का। तो मोटिवेशन के लिए सब मेरे में क्या मोटिवेशन रहता था मैम, कि जब भी मुझे कभी भी सैचुरेशन हो गई कि अब छोड़ो यार, अब पढ़ने का मन नहीं है, या क्यों हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे क्या होगा यूजीसी नेट से, तो मेरा जो मोटिवेशन रहता था वो मेरे पेरेंट्स थे। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये रहता था कि मुझे ये पूरा यूनिट या एक पूरा चैप्टर जो है आज पूरा दिन में ख़त्म करना है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल था। और लॉन्ग टर्म गोल ये था कि भाई मुझे जेआरएफ तो क्रैक करना है किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे पीएचडी के लिए परस्यू करना है आगे जाके। तो ये मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि हमें, जैसे हम होम साइंस में भी पढ़ते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन हमारे में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं मैम अपने सब्जेक्ट की बात करूँ या आपके सब्जेक्ट की भी बात करूँ, तो बहुत सारी वुमेन्स जो हैं वो हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग वुमेन है, और इवन कुछ फ्रेशर भी हैं जिनको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से हमें यूजीसी नेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इंटरनल मोटिवेशन आप में बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एकदम डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, तो बस ये सोचिए कि आपने क्यों शुरुआत करी, क्यों हम ये चीज़ करें, वाई आर यू डूइंग दिस। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनल मोटिवेशन खुद में होना चाहिए। तो मैम, जैसे आपने बात करी सैचुरेशन की, तो मैनेजमेंट में जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो जब हम सैचुरेशन पे आ जाते हैं, या तो हम नीचे गिरते हैं या तो हम उसको स्टेबलाइज रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपका सैचुरेशन आ जाए, तो आई थिंक एक 5 फिंगर रूल्स है जो मैंने कई बार बताया है कि 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां पकड़ लो, और जिस दिन पकड़ लोगे उस दिन एग्जाम पार कर जाओगे, तर जाओगे। जिसमें आई थिंक सबसे पहला मैं बताती हूँ कि सिलेबस, आप अपने सिलेबस को समझें। अगर आपको यही नहीं पता है कि मुझे पढ़ना क्या है, कोई भी एग्जाम हो सकता है वो, तो आप कैसे उसको क्रैक करेंगे, क्लियर करेंगे। अगर आप जैसे सिलेबस जान जाते हैं, तो सेकेंड फिंगर पे आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपका क्या पूछ रहा है, आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है, किस तरीके से पूछता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट के एग्जाम देते हैं अपने कॉलेज में, तो वो सब्जेक्टिव होता है, बट अगर हम देते हैं अपने यूजीसी नेट में तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमें सिलेबस जानना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है नोट्स। मैं हमेशा खुद के नोट्स बनाती थी। नोट्स मैंने सबके इकट्ठे कर लिए और बाद में अपने हाथ से उसको लिख लिया। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, ये मेरा तरीका है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक आप ऑनलाइन बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, ये एक भ्रम है कि कोई इस तरीके से बनाएगा तो ज़्यादा बेहतर कर जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट पे आता है रिवाइज। जो भी जाने, जो भी समझे, आप उसको एक्टिवली कहीं ना कहीं रिकॉल करते रहें, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेगा। एंड लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए आई थिंक टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको भर भर के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। उसके पास इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं कि आई थिंक आप करते रह जाएंगे, आपको क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं। तो आई थिंक 5th फिंगर पे आपका मॉक टेस्ट होता है। तो ये कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स हैं जो स्टूडेंट यूज़ कर सकता है कहीं ना कहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एस करने के लिए। उसी से मुझे एक बात आती है मैम कि ये 5 क्वेश्चन तो 5 फिंगर्स तो हमें समझ आ गई, बट मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। कहीं मेरा बच्चा है, कहीं मेरा पति है, कहीं मेरा काम है, ये चलता ही चला जाता है। आपको पता है कि औरतों के जीवन में स्ट्रगल तो खत्म होना है नहीं, पर हमें तो उसको टाइम के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो आप बताइए कि किस तरीके से हम टाइम टेबल बना सकते। तो मैम अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। जैसे हम इस स्पेसिफिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, वर्किंग वुमेन है या एक हाउसवाइफ है, तो हम 3 कैटेगरी का टाइम टेबल मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अगर कोई फ्रेशर है जिनने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चालू की है, तो सबसे पहले तो उनको सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे, इन डेप्थ नॉलेज आपको सिलेबस की होनी चाहिए। बिकॉज अभी जो एनटीए का जो लेवल है यूजीसी नेट का, वो हाई होता जा रहा है, और बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत टफ हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कि सिलेबस में है क्या। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ टाइम टेबल बनाने
करने की, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग का टाइम अपना चूज़ कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में एकदम माइंड फ्रेश रहता है। तो जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं या जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो ट्राई कीजिए कि आप सुबह के टाइम में करिए, क्योंकि सुबह का टाइम एकदम फ्रेश माइंड होता है। अब एक और सवाल ये है कि वर्किंग वुमेन या फिर एक हाउसवाइफ कैसे करे सुबह तैयारी। तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल कोई हाउसवाइफ है, कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग के साथ साथ वो कोई अपना ईयरफोन्स लगा के कोई टॉपिक को रिवाइज कर लिया, या फिर कुछ भी अगर वो देख रहे हैं वीडियोस वगैरह को सुन लिया, तो उसी से ही रिवीजन हो जाता है। और इवनिंग टाइम बेस्ट रहता है रिवीजन के लिए, क्योंकि सुबह तो माइंड फ्रेश है, बट इवनिंग के टाइम पे वो माइंड थोड़ा थोड़ा सेचुरेट हो जाता है। और इवनिंग का टाइम अपना बेस्ट रखे फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट, इवनिंग को चूज कर सकते हैं। बट अगर वर्किंग वुमेन है, तो अगर उनके लंच ब्रेक है, तो लंच ब्रेक में थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन वीडियोस देख ली, क्योंकि काफ़ी बार मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने पहले भी मोटिवेशन के बारे में बात करी। सो हमें अपनी सक्सेस को खुद ही विजुअलाइज करना पड़ता है कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। और डीमोटिवेशन तो सब में आता ही है, आप में भी आता है, हम में भी आता है, बट स्टिल जब हम ये सोचते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, अगर मैं मैम टाइम टेबल की बात करूँ, तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम 5-6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है 15-20 मिनट का ब्रेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा माइंड दोबारा से अच्छी तरह से फ्रेश काम करने लग जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ रहा है, तो उसके लिए 5-10 मिनट का ब्रेक तो बनता ही है, ताकि हमारा माइंड जो है ओवर सैचुरेट ना करे। तो ये कुछ इफेक्टिव टाइम टेबल इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर मैं मैम एक चीज़ और की बात करूँ, स्टूडेंट्स को ना हैबिट नहीं रहती रिवीजन की। बस वो सोचते हैं कि सिलेबस खत्म हो गया और हमने क्वेश्चन किए तो सब कुछ हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बट नहीं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अपनी हैबिट में रिवीजन को लाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पसंद करते रिवीजन करना, कि चलो हमने पढ़ लिया सारा और अब हम एग्जाम को क्रैक कर देंगे, बट नहीं, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी रिवीजन की। साथ साथ टाइम टेबल जब आप बनाओगे, तो जो भी नया सिलेबस है, जैसे मैं आपकी हर एक वीडियोज़ जब भी क्लासेस वगैरह में मैं लेती हूँ, तो हर एक क्लास में मैं स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि जो आप मिस्टेक करते हो ना, उस मिस्टेक को नोटबुक में लिखो, क्योंकि जब तक आप मिस्टेक्स को नहीं लिखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट की बात करती हूँ, वो हमेशा ये बोलती है मुझे कि मैम आपके साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे तो हो जाते हैं, बट जब हम खुद वहाँ पे एग्जाम में बैठते हैं 3 घंटे के लिए, तब हम नहीं उस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। तो वही है कि आप इन डेप्थ उस क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो सकता है आप जो मेरे साथ गलती कर रहे हो, आप वहाँ पर सेम गलतियाँ कर रहे हो, बिकॉज आपने उस गलती को नोट नहीं किया, लिखा नहीं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो टाइम टेबल जो होता है अपने अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि हर एक की लाइफ का स्केड्यूल अलग अलग है। कोई फ्रेशर है, कोई वर्किंग वुमेन है, या फिर कोई हाउसवाइफ है, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है। किसी की स्ट्रैटेजीज को कभी कॉपी मत करिए। तो मैम ये कुछ चीज़ है जो हम मतलब टाइम टेबल बना सकते हैं। और मैम स्टूडेंट के मन में एक और सवाल रहता है कि हम कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो मैम क्या आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? हाँ, ढूँढने से तो भगवान भी मिल जाता है। और मुझे एक इंस्टाग्राम मीम याद है जिसमें ये बोला था कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये औरतों के लिए हो रहा है, आदमी तो बेचारे नंगे पत्थरों पे सो जाएँ, है ना? तो अगर ये डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वुमेन के लिए, तो क्यों ना यूज़ करें। सेल्फ स्टडी से ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, बट देखिए टाइम की जब स्कार्सिटी है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, और रिसोर्सेज भी आप देखिएगा, आपको ऑप्टिमम रिसोर्स को यूटिलाइज करना है तो वो बहुत कम मिलते हैं आपको। तो अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्यों ना उनको एक्सरसाइज किया जाए, है ना? पहले होते नहीं थे तो हम परेशान होते थे, अब हैं तो हम सोच रहे हैं हम सेल्फ स्टडी से कर लें। देखो, करना कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मेरी मानी जाए तो मुझे खुद ये पसंद था कि मुझे एक गुरु मिले जो मुझे राह दिखा दे, पकड़ के वहाँ तक पहुँचा दे। तो आई थिंक वो उंगली पकड़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। कहीं ना कहीं बिना गाइडेंस के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, करना पॉसिबल है, आप चट्टान काटना चाहो काट तो सकते हो, पर 4 लोग के साथ मिलके काटोगे तो आसान रहेगा ना। तो वही बात है। तो मैम सेल्फ स्टडी के साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन बहुत दिमाग में आता है कि अब जैसे कि 70 दिन बचे हैं, बहुत पैनिक है स्टूडेंट्स में कि 70 डेज में कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से मैं इसको एस कर दूँ। और स्ट्रैटेजीज कभी 100 दिन की आ रही हैं, कभी 90 की। एंड अभी तो आई थिंक मैम बिल्कुल हम एकदम उस स्टेप पे आ गई हैं जहाँ पे सिर्फ 70 डेज हैं। तो अदिति मैम, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, बताइए वो स्ट्रैटेजी। 70 डेज की स्ट्रैटेजी के लिए मैम सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि आपको पहले तो सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा। जो आपके वीक एरियाज हैं, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि उनको अपने वीक एरियाज पता नहीं होते हैं कि हम कौन सी यूनिट में वीक है, और उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझने की ज़रूरत है, और जो अब नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले वाला पैटर्न अब नहीं रहा है, नए नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन
क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, और काफ़ी बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये तो आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। तो वही चीज़ है, जब हम इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज किसी टॉपिक की नहीं होती है, तो फिर हमें ऐसा ही लगता है एग्जाम में कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो सबसे पहले तो 70 डेज़ की अगर मैं स्ट्रैटेजीज़ की बात करूँ, तो सबसे पहले यूजीसी नेट का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। यू हैव पेपर 1, पेपर 2, और दोनों में बहुत वास्ट सिलेबस है, और इस सिलेबस को कवर अप करना 70 डेज़ में तो इम्पॉसिबल तो नहीं, ऑब्वियसली सारी चीज़ पॉसिबल है और अगर हम करना वास्ट चाहे तो। और वास्ट क्यों ना हो, आपको सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है बिल्कुल, ना, आपको बिल्कुल। पढ़ाना है वो बिल्कुल। सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो सिलेबस समझिए, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट ना नोट्स बनाना पसंद नहीं करते हैं, उनको नोट्स बनाना, लिखना ही पसंद नहीं आता है। लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, तो किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक करोगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए नोट्स बनाना। अब नोट्स का मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन लिखा है तो कोई आप डेफिनेशन चिपका रहे हो, या फिर कोई पूरी चीज़ को बनाना है, नहीं। आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, वन लाइनर्स लिखने हैं, फ्लो चार्ट्स लिखो, डायग्राम्स बनाओ, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए। तो 70 डेज़ की स्ट्रैटेजी में आपको दोनों तो पेपर बैलेंस करना ही पड़ेगा, पेपर 1, पेपर 2, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, क्योंकि पेपर 1 अपने आप में ही ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़े थोड़े उसमें टॉपिक्स नोन है, जैसे रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और जो रीजनिंग है या डीआई है, वो हम मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते भी हैं। तो इतना मुश्किल नहीं होता है डीआई या फिर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह करना। अगर आप डेली डीआई को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि डीआई लगाना बहुत आसान है। साथ साथ आप रीजनिंग वगैरह, हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से आई गेस रीजनिंग का सब्जेक्ट था, तो हम रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल और बेसिक आती है, इतना यूजीसी में इतना हाई रीजनिंग भी नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आपको पेपर 1, पेपर 2 को बैलेंस करना पड़ेगा, ब्रेक्स लेने पड़ेंगे छोटे छोटे। तो जब भी हम 70 डेज़ की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल रहता है कि मैम लास्ट में जब हम मैराथन्स देखते हैं तो क्या सिर्फ मैराथन से क्रैक हो सकता है एग्जामिनेशन? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि इतना सारा सिलेबस करना और एक मैराथन से सिर्फ पूरा एग्जाम को क्रैक करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैराथन इज जस्ट फॉर द रिविजन, एक क्विक रिविजन होता है वो तो एक रिविजन का एंड पार्ट होता है। तो सिर्फ मैराथन से तो एग्जाम नहीं क्रैक होता है। और अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है, कोई किसी स्केड्यूल का, कोई मतलब किसी के पास कब स्केड्यूल फ्री है, हमारा अलग टाइम है, सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। और प्रैक्टिस कीजिए कि आप मैक्सिमम पढ़िए। अब मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ही बताती हूँ कि क्वालिटी का पढ़िए, क्वांटिटी मत देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना क्वांटिटी भर लेते हैं, और फिर उनसे कुछ पूछते तो उनको कुछ याद नहीं रहता है, बोलते हैं हाँ हमने सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछो तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, बिकॉज वो इन डेप्थ उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, या फिर जो क्वेश्चन में चीज़ पूछी जा रही है उसको नहीं समझ रहे हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि अपने स्टडी नोट्स बनाइए, स्टडी नोट्स में बेसिक वन लाइनर्स डालिए, आपके जो क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हो, जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनको लिखिए, जो नए नए कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। और साथ साथ आपको ज़रूरत है कि अपने आप को मोटिवेट रखिए। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की यही है कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए। और अगर किसी को नहीं समझ में आता ना कि हम कैसे मोटिवेट रहे, तो जब आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैम जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क का मॉक टेस्ट है, मेरे 90 मार्क्स आए, तो मैं अपने आप को ही रिवार्ड देती थी कि चलो एक दिन छुट्टी ले लिया, आज नहीं पढ़ा, या फिर कोई एक डिश इंजॉय कर ली जो मेरी फेवरेट है, या किसी मूवी देखने लग गए, तो हम अपने आप को ही रिवार्ड देते हैं ना, तो उससे हमें एक अलग ही मोटिवेशन आता है। तो पेपर 1, पेपर 2 को आपको खुद को ही बैलेंस करना पड़ेगा। साथ साथ आपको इन डेप्थ नॉलेज सभी चीज़ों की होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर रहे हो, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। क्योंकि एक वो बच्चा जो एक सिर्फ सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को क्रैक कर सकता है, बस एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम किसी ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो हमें बस एक सिस्टमैटिक चीज़ें चाहिए होती है, एक पैटर्न हमें मिल जाता है कि किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, या फिर किस तरीके से सिलेबस है, कैसे एक पूरा सिलेबस का व्यू जाने वाला है, तो एक फ्लो हमें मिल जाता है। तो यही स्ट्रैटेजी होती है मैम एग्जाम को क्रैक करने की। क्योंकि जब हम मैनेजमेंट में बात करते हैं, जब आप इनपुट डालते हैं और जब बिल्कुल। आउटपुट आपके पास आता है, तो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक वो प्रोसेस आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करें मैम, जैसे आप मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि मैम जून का अटेम्प्ट देना सही रहेगा या दिसंबर वाला, तो आई थिंक मैम अगर आपने अभी तक पढ़ा ही कुछ नहीं है, किताब ही नहीं खोली है, तो आप बताइए कैसे जून का अटेम्प्ट पॉसिबल है। मतलब हवा में तीर चलाना तो कहना बहुत आसान है, पर करना थोड़ा मुश्किल। तो आप अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो आई डू नॉट थिंक सो कि दिसंबर का अटेम्प्ट, जून का अटेम्प्ट आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दिसंबर इज वुड बी बेटर, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। सो अगर आप फ्रेशर्स हैं, कंप्लीट बिगिनर्स हैं, तो आप दिसंबर को टारगेट करिए। बट अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक मैराथन बूस्टर कोर्सेज आपके लिए आते रहते हैं, आप उसको आराम से देखिए और रिवाइज करिए एंड जून 2025 को अटेम्प्ट करिए। बट अगर आपको सिनारियो वो फील करना है, जैसे मुझे बड़ा होता था कि मैं एग्जाम
में बैठूंगी और देखूंगी मेरी फीलिंग कैसी आ रही है। तो अगर आप वो फील करना चाहते हैं और अभी भी आपके पास 70 डेज हैं, तो आप 70 डेज मन लगा के पढ़िए और एक बार उस सिनारियो को फील कर दीजिए। देखते हैं कि आपका हो पाता है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी स्टूडेंट पीजी में इतना अच्छा पढ़ लेता है कि आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एग्ज़ाम को जानना है मैम, थोड़ा सा आपने अपने एग्ज़ाम को समझ लिया ना, तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम आपको समझ जाएगा बहुत अच्छे से। तो मैम आई थिंक जून एंड दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझा पाई हूँ। मैम देखो, स्ट्रगल्स तो हमने बात की है, स्ट्रगल्स के बारे में हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है विमेन की। आपका स्ट्रगल रहा है, मेरी लाइफ में हमारा स्ट्रगल रहा है, तो स्ट्रगल्स की तो हमने बात कर ली है। वर्किंग विमेन और हाउसवाइफ, ऐसा नहीं है कि कोई क्रैक नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप में मन हो, आपका होता है ना, विल पावर होनी चाहिए आप में। अगर आप में विल पावर ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप में विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप किसी ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करो, या फिर आप खुद का ही टाइम टेबल बनाओ, खुद की स्ट्रैटेजीज। तो कुछ भी क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी फोकस कीजिए, जो भी स्टूडेंट के वीक एरियाज है, या फिर रिवीजन पे फोकस करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स रिवीजन करना पसंद नहीं करते हैं। और रिवीजन की जब तक हैबिट आपके में नहीं आएगी ना, तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक यहाँ पर हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स के बारे में बात करा, और स्टूडेंट्स का जो, हाँ जी कहना मैम, चाहती हूँ बिल्कुल मैम कि मैं तो ये हर विमेन से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा अनबर्डन कर दो अपने आप को। बिल्कुल थोड़ी समाज की रीतियाँ, ये जो प्रथाएं हैं, इनको अपने आप से थोड़ा अनबर्डन करो, क्योंकि हम कोई ठेकेदार नहीं है इन समाज की रीतियों के, है ना। अगर मैं हूँ तो मैन भी उतना इक्वली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अनबर्डन कर दें अपनी लाइफ में, अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में भी सोचें, अपने पति के बारे में भी सोचें, बट सबसे पहले अपने बारे में सोचें, क्योंकि आप ही नहीं हैं तो उन लोगों का करेंगे क्या। तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो थोड़ा लाइफ को अनबर्डन करिए और चलते जाइए। देखिए फिर कैसे नेट क्या बड़े बड़े एग्जाम्स निकल जाते हैं बिल्कुल मैम। बिल्कुल। तो आई थिंक ओवर टू यू मैम। मैम स्ट्रगल्स की तो हमने बात कर ली आई गेस, और जो ये स्टूडेंट के मन में बहुत बड़ा जो सवाल था कि वर्किंग विमेन या हाउसवाइफ किस तरीके से यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक कर सकती है, तो उसका जवाब भी हमने ऑलमोस्ट दे ही दिया है कि स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की, किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस आपके सवाल के जो जवाब थे वो तो मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की टीम पूरी आपके साथ रहती है, हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। तो जो भी आपको सवाल हो उसके जवाब हम पक्का देंगे। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और मैक्सिमम जो है इस पॉडकास्ट को शेयर करेगा, क्योंकि जो भी वर्किंग वुमेन है, जो इंडिपेंडेंट वुमेन है, जो फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनकी बहुत हेल्प होगी इस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू सो मच एंड कीप प्रिपेयरिंग। इसी तरीके से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते रहिए और इस जून 2025 में अपना JRF को क्रैक कीजिए।